वजीर ममलकत बराए दाखिला नित्यानंद राय से मुलाकात के बाद लद्दाख के वफ्द ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि यह मुलाकात बड़ी हद तक मुस्बत रही। तवील अरसे बाद हमने अपने चारों अहम मुद्दों को हुकूमत के सामने रखा है, जिसमें लद्दाख के लिए रियासत का दर्जा, छठे शेड्यूल में शमूलियत, मुलाजमतों के लिए सर्विस कमीशन और करगिल और लेह दोनों मसाइल के लिए पार्लियामेंट में नुमाइंदगी शामिल है। वफ्द ने मजीद कहा कि हुकूमत की तरफ से हाई पावर कमेटी के साथ बातचीत जारी रखने के लिए कहा गया है, क्योंकि हमने पहले हाई पावर कमेटी का बायकॉट किया था। हम चाहते हैं कि लद्दाख के लोग अपने फैसले खुद लें और खुद उन पर अमल दरामद करें। हाई पावर कमेटी से बात होगी, सब कुछ ठीक होता है तो यह हुकूमत पर मुनहसर है। लद्दाख का डेलीगेशन अभी गृह मंत्रालय से राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी से मुलाकात करके निकला है। सर, क्या हुआ, क्या बातचीत हुई है? देखिए, हमने ये मीटिंग जो था हम लोगों ने इसमें शमूलियत करने के लिए इसलिए कहा था कि जो इश्यूज लद्दाख के बारे में है हमने उठाए हैं वो अनकंडीशनल इस बार जो आगे का बातचीत का दौर होना है उसमें क्या टर्म्स ऑफ कंडीशन रखेंगे उसके बारे में था। तो हमने जो है सरकार के सामने जो एपेक्स बॉडी और केडीए की तरफ से 4 मुद्दे जो जिस पर हम इस इशू को उठा रहे हैं उसमें स्टेटहुड का मसला हो, 6 शेड्यूल इम्प्लीमेंट करने की बात हो और 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो और सर्विसेज से रिलेटेड रिक्रूटमेंट का, तो वो हमने उनके सामने रखा है। तो काफ़ी डिटेल में इसमें चर्चा हुआ। यहाँ तक गृह मंत्री जी का और जो गृह ऑफिशियल्स थे उनकी तरफ से यही इजलास था कि हाई पावर कमेटी के साथ डायलॉग जो है वो शुरू होना चाहिए। तो हमने इसमें अपनी सहमति जाहिर की, लेकिन हमने कंडीशन यही रखा जो हमारे जो मुद्दे हैं उसको टर्म्स ऑफ कंडीशन में रखना चाहिए। तो अल्टीमेटली जो डिसीजन इसमें से कंक्लूजन जो ये निकला कि उनकी तरफ से अब दोबारा शायद कंपोजिशन को लेके है जो इश्यू डिस्कस करने हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बारे में, वो दोबारा हमें कुछ बताएंगे तो उस पर फिर हम निर्णय लेंगे कि हम बातचीत का दौरा कंटिन्यू हाई पावर कमेटी के साथ करेंगे या नहीं करेंगे, वो हम बाद में उसमें फैसला करेंगे। थामसुंग चुवांग जी, शुक्रिया बात करने के लिए। क्या कहेंगे जिस तरीके से स्टेटहुड की आप लोग मांग कर रहे हैं, 6 शेड्यूल की मांग रहे हैं, क्यों इतना महत्वपूर्ण हो गया ये जो डिमांड है हमारी स्टेटहुड और 6 शेड्यूल के लिए? आप अच्छी तरह से जानते हैं 5 अगस्त 2019 के बाद लद्दाख को 2 चीज़ों से वंचित रखा गया है। एक है लद्दाखियों के रिप्रेजेंटेशंस को लेकर, दूसरा लद्दाखियों को अपनी सारी चीज़ों के लैंड से लेकर जॉब से लेकर बाकी सारी कल्चर लैंग्वेज इन सारे को प्रोटेक्शंस के लिए, इन्हीं 2 चीज़ों को लेकर लद्दाखियों को रिप्रेजेंटेशंस के लिए हम चाहते हैं डेमोक्रेटिक वे में स्टेटहुड लद्दाख को मिले, ताकि जो भी लद्दाख के लिए लॉ बनाया जाए, कानून बनाया जाए, वो लद्दाखी बना ले, इम्प्लीमेंट भी लद्दाखी कर ले, क्योंकि लद्दाख को लद्दाखी बेटर वे में जान सकते हैं। लद्दाख की डेवलपमेंट कैसी हो वो लद्दाखी डिसाइड करें, इसलिए हम स्टेटहुड चाहते हैं। हम लद्दाख से आए ही इन्हीं चीज़ों के लिए कि जो रेजिडमेंट पाया जा रहा है लद्दाख के अंदर, स्टेटहुड की डिमांड को लेकर के, 6 शेड्यूल की डिमांड को लेकर के। हमारे PhD स्कॉलर्स आज जॉबलेस हैं, वो सड़कों पे घूम रहे हैं, उनके पास कोई रोज़गार नहीं है और एक तरीके की हम देखते हैं कि कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। इन तमाम चीज़ों को हम लेकर के आए थे और हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ MHA की तरफ से जो कंपोजिशन है उसको उस पर रिव्यू किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तमाम जो मुलाकात करके तमाम लीडर्स हैं वो यहाँ पर निकले हैं और काफ़ी पॉजिटिव रही है मीटिंग। बड़ी बात यह है कि हाई पावर कमेटी से के साथ आगे की बातचीत के लिए एक राह निकालने की कोशिश की गई है, तो तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई है। कैमरामैन प्रकाश गुप्ता के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। इस वक्त की बड़ी खबर, कटरा के बारीदार का जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतालबात को लेकर एहतजाज किया जा रहा है। वज़ीर आज़म का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, वज़ीर आज़म से वादा पूरा करने की मांग की जा रही है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, कटरा के बारीदार का जंतर मंतर पर एहतजाजी मुजाहिरा जारी है। ज़ेर-ए-इल्तिवा मुतालबात को लेकर के ये एहतजाज किया जा रहा है। एहतजाजियों का कहना है कि वज़ीर आज़म ने आज तक वादा पूरा नहीं किया है और उनसे वादा पूरा करने की मांग की जा रही है।
आगे बढ़ते हैं। उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज के 5 साल मुकम्मल होने पर मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जम्मू कश्मीर जहां से शुरू होता है वहां जमहूरियत खत्म होती है। एक ट्वीट में उमर ने लिखा, जमहूरियत हमारी रगों में है, ये हमारे कल्चर में है। हिंदुस्तान जमहूरियत की मां है, हिंदुस्तान जमहूरियत का मंदिर है। इन अल्फाज के साथ आलमी सतह पर तज़किरा होता है, जबकि जम्मू कश्मीर ने मरकज के जेर इंतजाम 5 साल मुकम्मल कर लिए हैं। वहीं उमर अब्दुल्ला के ट्वीट का जवाब देते हुए पीएमओ में मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि उमर अब्दुल्ला को यह सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। उन्होंने कहा कि जहां तक बीजेपी का ताल्लुक है वो हमेशा इंतखाबात के लिए तैयार है। मुझे लगता है कि ये सवाल तो इलेक्शन कमीशन को पूछना चाहिए आपको, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक स्वतंत्र अदारा है और ये सरकार स्वतंत्र संस्थाओं के कामकाज में दखल नहीं देती। हाँ, अगर आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में पूछते हैं तो वो मैं ये कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता हर समय हर प्रकार के चुनाव के लिए तैयार रहता है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो। हम 24/7/365 पार्टी है। हम उन दलों में से नहीं है कि जो चुनाव के समय सक्रिय रहते हैं। बाकी चुनाव कब होगा ये निर्णय चुनाव आयोग करता है, क्योंकि उनके पास अपनी तरह के इनपुट्स है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में अवामी हुकूमत की बहाली का मुतालबा किया। पार्टी के तर्जुमान इमरान नबी डार का कहना है कि जम्मू कश्मीर 90 की दहाई के बाद सबसे तवील गवर्नर राज के तहत है। उनका दावा है कि मरकजी हुकूमत यूटी में अमन के बारे में उलझन का शिकार है और जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी पर सवालिया निशान है। जाती है आउटसाइड कंट्री, हमारे लीडर हजरात हमेशा बोलते रहते हैं कि हिंदुस्तान इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, बट अनफॉर्चुनेटली वो डेमोक्रेसी रुक जाती है लखनपुर के पास। जेएंड के पिछले 5 सालों से विदाउट ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमको ये बात समझ नहीं आ रही कि हमने क्या खता की है। आज सेकेंड लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट्स रूल है जम्मू कश्मीर में। इससे पहले 90s में हुआ था, जो रहा था कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 5 साल और 9 महीने रहा था वो। अब मुझे लगता है अगर ये और कंटिन्यू करेगा हम उस रिकॉर्ड को भी बीट कर देंगे। उस टाइम पे तो खैर हम मानते थे कि हालात बहुत ही सेंसिटिव थे, मिलिटेंसी पीक पे थी, हालात मतलब अनकंट्रोलेबल सिचुएशन थी। आज मुझे समझ नहीं आ रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद बार बार कह रही है कि आज हालात बेहतर हो गए हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं होती है, लोग नहीं मर रहे हैं, हड़तालें नहीं होती है जो पहले होता था। तो क्या वजूहात है, क्या रीजन है कि यहां पर असेंबली इलेक्शन नहीं हो रहा है? पीडीपी के तर्जुमान वीरेंद्र सिंह सोनू ने जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत के 5 साल मुकम्मल होने पर एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला के इजहार ख्याल की तायीद की है। सोनू ने कहा कि यह सच है कि जम्मू कश्मीर के लोग 5 सालों से बुनियादी जमहूरी हकूक से महरूम हैं। उन्होंने कहा कि पीडीपी हुकूमत से आर्टिकल 370 को बहाल करने और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा देने का मुतालबा करती है। पहले जो सरकार जब टूटी थी गवर्नर रूल लगा था, तो 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने या केंद्रीय सरकार ने जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट रूल किया है, लेकिन डेमोक्रेसी जो है उसको ख़त्म किया है। अब मुझे आप बताइए कि आज जम्मू कश्मीर की रियासत जो थी, जिसको स्टेट से यूटी तब्दील किया, आज इसको चला कौन रहा है? लोगों की सुनवाई कोई नहीं है, बाबू तंत्र जहाँ हावी है, ब्यूरोक्रेसी जहाँ सरकार चला रही है, ब्यूरोक्रेसी को पता नहीं चलता है, सुबह फैसला लेते हैं शाम को वापस करना पड़ता है। तो डेमोक्रेसी वाकया में जम्मू कश्मीर में नहीं है इस वक्त। क्यों? क्योंकि हमारी असेंबली नहीं है। और अब ये कहते हैं जी आप पंचायत को या म्यूनसिपलिटी को डेमोक्रेसी नहीं मानते। भाई है वो 3 टायर है। भाई आप मुझे बताइए, ये असेंबली को डेमोक्रेसी नहीं मानते हैं, एमएलए को डेमोक्रेटिक सिस्टम में नहीं ये मानते हैं भारतीय जनता पार्टी। अगर नहीं है तो बाकी स्टेटों में क्यों चुनाव कराते हैं? तो ये मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के साथ मैं समझता हूँ कि धोखा जो है वो पिछले 5 सालों से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के द्वारा किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के यूटी नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ का दावा है कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत कई सियासी जमातों के लीडरान बीजेपी के साथ राब्ते में हैं और बीजेपी का दरवाजा नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी रखने वाले लोगों के लिए हमेशा खुले रहेंगे। सोफी यूसुफ ने यह भी कहा कि जम्मू के साथ साथ अब बीजेपी कश्मीर में भी तेजी से उभर रही है और असेंबली इंतखाबात के बाद यहां का वज़राला भी बीजेपी से होगा। देखा होगा कि 2015 में बहुत सारी पार्टियां टूट चुकी है, तो पीसी की बात भी अगर करे तो मुझे लगता है कि उनको भी जो वहां पे नेशनलिस्ट फोरम है उनको भी लग रहा है कि हम पीसी में सेफ नहीं है। मोदी जी ने जो दिखाया है, मोदी जी ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास वो जीता है, मुझे लगता है कि वो मोदी जी का साथ देने वाले, और हम यकीनन कहेंगे आपको कि आने वाले जब भी यहाँ चुनाव होंगे असेंबली के, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी का सीएम होगा।
वाले लोग हैं, हमारे साथ आए, हमारे साथ जुड़े, हम उनको अपने परिवार का हिस्सा मानेंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। राजौरी जिले के तरियत नामी इलाके में मुसाफिर बस हादसे का शिकार, कम से कम 10 मुसाफिर हो गए जख्मी। तमाम जख्मियों को इलाज के लिए CHC कालाकोट किया गया रेफर। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल। कुपवाड़ा में कई मकानात को पहुंचा नुकसान, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। मेंढर में मुसलसल बारिश ने आवाम की मुश्किलात में एक बार फिर इजाफा कर दिया। मेंढर के सखी मैदान और आड़ी में सैलाब जैसी सूरत हाल पैदा हो गई। मेंढर कस्बे में दोनों अतराफ से नदी के तेज बहाव के बायस सखी मैदान के इलाके में डंपर हादसे का शिकार हो गया। कुपवाड़ा में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। तेज हवा के चलते कई मकानों के छत उड़ गए। बट्टाकुंड में तेज हवा ने तबाही बर्पा कर दी। यहां पर तेज हवा के बायस कुछ मकानात को नुकसान पहुंचा। ब्रेक के बाद आपका खैर मुकदम है। इल्तिजा मुफ्ती ने मशरूत पासपोर्ट के इजरा को चैलेंज करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिस पर अदालत ने इल्तिजा की दरखास्त पर मुतल्लिका महकमे से 2 हफ्तों में जवाब तलब किया है। बौद्ध मजहब के मजहबी रहनुमा टेकलुंग रिनपोचे का लेह पहुंचने पर वाधाना इस्तकबाल किया गया। KBR एयरपोर्ट पर अकीदतमंदों की खासी तादाद उनके इस्तकबाल के लिए जमा हुई थी। रिनपोचे ने चोखंग विहारा का दौरा किया। LBA जनरल सेक्रेटरी ने लेह खास तौर पर चोखंग का दौरा करने और लोगों को आशीर्वाद देने पर उनका शुक्रिया अदा किया। तालुंग छटुल दिमोचे यांगसित लास बदरिंग नमटू दिते तने लास फेते नुक तने गतांग लास पा नांपा समय छोकना रिंग चेस चुला खाना ओआ मंडल तंसुम फुला जाते नुक तने गता थुकी जुनुक तने खोई तक्सा यांगसित तने मा जुनु जुक्तने तक्सा लोट फटुक चिकन मस्कुता इना तने तालुंग छटुल दिमोचे लो मंगपे पोत ना तेने क्या वाला फेप सेटिंग ना लेकिन लाग ना फेप से मा जुक से इन बिन तेने कामंग कचुसी मा तास का मंगपोजी शामी तेने यूलिंची केनी यूलिंची के पारी यूल समतो दर्शन कंपो तेने खोल कामंग कचुसी चिल्लाफ क्या सतिन जुक से तेने जब चूत क्या जुस्ते ना ते फिया तेने तासा रारिक रशियन जुस्ते कौन तमस्क्या तेने तेना स्कुदुस दा तेने गता लास्ट ला यंग लमा छनमेक तेने दुथोक छनमेक स्कुते दुथोक पद्मा ठिन्ना जुखन बुझकुते तेने दासा दाथोक पुनपा छक्ता बजत खान जुन तेने तेना पाला निमा पेस्तनबा लास्ट ला दारते नो तेने दक्षांग तेने गता मा ग्याला पुनपा गता युतन गता समात बिजने। ऐसा लगता है कि साल 2025 तक हिंदुस्तान से टीबी का खात्मा मुमकिन नहीं है। नेशनल टास्क फोर्स टीबी के खात्मे प्रोग्राम के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार भरद्वाज का कहना है कि कोविड ने टीबी के खात्मे पर पेशरफ्त को सुस्त कर दिया है। आज श्रीनगर में न्यूज 18 से बात करते हुए डॉक्टर भरद्वाज ने कहा कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर डिवीजन ने पूरे मुल्क के लिए मिसाल कायम की है। हिमाचल प्रदेश के बारे में बात करते हुए डॉक्टर अशोक कुमार भरद्वाज कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश टीबी के खात्मे में पेशरफ्त पर है और हुकूमत इस प्रोग्राम की हिमायत कर रही है। टीबी के खात्मे से मुतल्लिक नॉर्थ जोन टास्क फोर्स ने आज GMC श्रीनगर में एक मीटिंग की। मैं ये बोलता हूँ कि जब कश्मीर का एक जिला पूरी कंट्री में पहली बार टीबी फ्री हो सकता है तो हम क्यों नहीं। तो हम भी मैंने तीनों जो जिले हैं तीनों जिलों को मैं गया। 16 को मैं पुलवामा में गया, 17 को मैं बड़गांव में गया और 18 कल मैं गया अनंतनाग। तो मैंने स्टाफ के साथ 2 घंटे बैठकर डिस्कस किया कि जो आपने किया हमको बताइए, ताकि हम इस बात को, मैं हर जगह जाता हूँ तो मैं हर जगह इसको डिस्कस कर पाऊँ, ताकि जो इन लोगों ने काम किया है वो हर जगह होगा। मैं सिर्फ कश्मीर को सिर्फ दो तरीके से बोलता हूँ। एक, वहाँ जहाँ लोगों का हेल्थ सीकिंग बिहेवियर है वो घर में नहीं बैठते लोग। पूरी कंट्री में अगर एवरेज देखा जाए तो 63% लोग ऐसे हैं
खांसी भी है, बुखार भी है, पर सेवा लेने के लिए नहीं जाएंगे, बिल्कुल घर में बैठे रहेंगे, ठीक है ना। 63% मीन 2/3 मुश्किल है, कैसे होगा? टीबी तो फैल रहा है ना। पर यहाँ जो देखा, एक दूसरा न्यूट्रिशन, यहाँ न्यूट्रिशन के ऊपर सेक्रेटरी साहब ने बोला, न्यूट्रिशन यहाँ बहुत अच्छा है। ये 2 फैक्टर हैं जो कश्मीर को टीबी फ्री कर रहे हैं। हिमाचल को कैसे देखते हैं? हिमाचल की भी तकरीबन टोपोग्राफी एक ही जैसी है। हाँ, अब हम कहेंगे कि मैं जाके, क्योंकि मैं हिमाचल के, हमारे एसटीओ साहब भी आए, मैं वहाँ का स्टेट टास्क फोर्स चेयरमैन नेशनल का तो वही हूँ, मैंने हिमाचल छोड़ा नहीं अब तक, ठीक है ना। तो मैंने जो 3 जिलों में बात किया है, तो मैं अपने हर डिस्ट्रिक्ट में अब जाऊँगा। तो हम ये, क्योंकि एक जिला तो हमारा बिल्कुल साथ लगता है, लाहौल स्पीति ट्राइबल पॉपुलेशन है, 28,000 की पॉपुलेशन है, वो भी कुल्लू में रहती है, ठीक है ना। तो मैं ये भाग्यशाली हूँ कि मैं यहाँ 3 जिले देखे, मेरे को मौका मिला, और मैं मॉडल जो है ना अपने स्टेट में इसको इम्प्लीमेंट करूँगा, पूरी कंट्री में करने की कोशिश करूँगा। अभी क्या स्टेटस है हिमाचल भी हम अगर कहेंगे पूरी स्टेट, तो हम अनऑफिशियली सिल्वर मेडल के बारे में हैं। तो हमारे 4 जिले ऐसे हैं जो है नहीं केस वहाँ, और कुछ प्रॉब्लम, क्योंकि हमारा ऐसे होता है ना, टारगेट जो दिया हमको पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर टारगेट पूरा करने की कोशिश करेंगे तो हमारी डिक्लाइन नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस तो काफ़ी आगे आ रहा है और इस पर भी काफ़ी काम हो रहा है। इन्वेस्टिगेटिव जो फैसिलिटीज़ है वो हर जगह बढ़ाई है, इन टर्म्स ऑफ ट्रू नेट, CB नेट या बाकी कल्चर फैसिलिटीज़ हर स्टेट में, हर यूटी में अवेलेबल रखी गई है। क्योंकि जो भी अब स्प्यूटम पॉजिटिव केस आता है, यानी कि जिसके थूक में कीड़ा आता है, उस टेस्ट को उसी टाइम ये टेस्ट भी किया जाता है कि ये देखने के लिए कि इसको जो नॉर्मल हम ड्रग्स देते हैं टीबी के ट्रीटमेंट में, उनसे रेजिस्टेंस तो नहीं है। और उसी टाइम अगर उसका रेजिस्टेंस आती है तो उस टाइम उसके लिए भी जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है DRTB के लिए, उसमें भी फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को दवाइयाँ मैसर की जा रही हैं, और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द उनको डायग्नोज किया जाए एट एन अर्ली स्टेज, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ट्रीटमेंट, ताकि वो इन्फेक्शन जो है वो बाकी लोगों में ना फैले। सीआरपीएफ की 61वीं बटालियन ने आज श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया और इस कैंप में सैकड़ों मकामी लोगों ने शिरकत की और मुफ्त तिबी चेकअप और अद्विया से फायदा उठाया। कमांडिंग ऑफिसर सीआरपीएफ सुधांशु शेखर ने इस मौके पर कहा कि इस तरह के कैंप अब बाकायदगी से मुनक्किद किए जाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सिविक एक्शन प्रोग्राम गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एक कल्याणकारी योजना में से एक है। इस तरीके के प्रोग्राम के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं जनता के साथ जुड़ने के लिए, जैसे मेडिकल कैंप लगाना, स्पोर्ट्स टूर्नामेंट का आयोजन करना, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करना इत्यादि अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हम जनता के साथ जुड़ते हैं। उनके बीच में हमारी पहचान अच्छी बनती है और इससे जनता को फायदा भी होता है और एक अच्छे पुलिस पब्लिक रिलेशंस बनते हैं। कांग्रेस के कारगुजार सदर सांबा बाबुल गुप्ता ने सांबा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही उन्होंने कहा कि हुकूमत ने हाल ही में बुढ़ापे की पेंशन और बेवाओं की पेंशन के लिए ताजा दस्तावेजात लिए हैं, जिससे अवाम को शदीद परेशानी का सामना है। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस अमल को आसान बनाए। महीनों से जो पेंशन होल्डर है उनकी पेंशनें बंद हो गई हैं, चाहे वो पुराने थे चाहे नए थे, कहीं की 30 साल से पेंशनें लगी थी उनकी बंद हो गई हैं। उसकी वजह ये बताई गई है कि नए सिरे से आप डॉक्यूमेंट तैयार करें और वो उनकी पेंशनें तब बहाल होंगी। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो डॉक्यूमेंट्स बनाने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी मुश्किल हो गई है, सरल नहीं है। पहले डोमिसाइल बनाया जाए, उसके बाद वो आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपका राशन कार्ड होना। चलो आधार कार्ड राशन कार्ड तो सारा आदमी के इंसान के पास होता है, लेकिन जो डोमिसाइल की बात की गई है वो वहाँ की ऐसा होता है कि कहते हैं कि 2005 से पहले की लिस्ट लाई जाए, वोटर लिस्ट लाई जाए, तभी आपका डोमिसाइल बनेगा। तो जब डीसी ऑफिस में जो लिस्टें मिलती हैं लोग जाते हैं, परेशान होते हैं। अगर डीसी वहाँ पे होगा तो वो जो कंसर्निंग अथॉरिटी का आदमी लोग नहीं वहाँ होंगे, अगर वो जो लिस्टें इशू करता है वो होगा तो डीसी साहब नहीं होंगे। ऐसे चक्कर लगाने पड़ते हैं लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। इसी तरह से तहसीलदार के साइन की जरूरत होती है तो तहसीलदार के पास लोग जाते हैं तो तहसीलदार अवेलेबल नहीं होता। इसी तरह से BDO के पास जाना पड़ता है, डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतना मुश्किल काम कर दिया है पेंशन होल्डरों के लिए कि उनकी पेंशनें रुक गई हैं और कई लोग परेशान और कई लोगों ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम पेंशन ही नहीं लेंगे। पुंछ बस स्टैंड के करीब एक समाजी तंजीम पब्लिक वेलफेयर फ्रंट की जानिब से पीने के पानी का इंतजाम किया गया और राहगीरों की प्यास बुझाई गई। फ्रंट की जानिब से यह कैंप शहर में गर्मी को मद्देनजर रखते हुए लगाया गया था। SSP पुंछ विनय शर्मा ने इसका इफ्तिताह किया और कई लोगों को पानी भी पिलाया गया।
फ्रंट की तरफ से हमने यहाँ बस स्टैंड के अंदर एक शिविर लगाई है। हमारा मकसद ये है, आज मीरा बख्श पर भी, साईं मीरा बख्श जी की ज़ियारत पर भी उर्स है और खड़ी गुरुद्वारे साहब में भी प्रोग्राम है और कड़ाके की गर्मी जो है वो भी हमारे इस पुंछ के अंदर पड़ रही है। हमने सोचा गरीब मजदूर किसान बराबर जितने भी लोग हैं इन सब की सेवा के लिए हम अपने फ्रंट की तरफ से ये शिविर लगाएंगे। और उसके साथ साथ हमारा एक बच्चा जो बहुत अरसा पहले शहीद हो गया था, शोएब अहमद जट के नाम से, उसकी याद भी थी। उसकी याद के दौरान भी हमने ये शिविर लगाई है। उसमें बहुत बड़ा योगदान उसके पिताजी बशीर अहमद जट ने दिया है और जो संगत, जो हमारे सदस्यों ने इसके अंदर योगदान दिया, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। की तरफ से सभी सदस्यों ने मिलकर यहाँ पे ठंडे पानी की शिविर लगाई है। फ्रंट के सदस्य हमेशा साथ रह के गरीब जवान की सेवा में जुड़े रहते हैं। इसमें हमारे फ्रंट के सदस्य बशीर अहमद जिनके बेटे शहीद हो गए थे, उनकी याद में यहाँ ठंडे जल की शिविर लगाई गई है। मेंढर सब डिवीजन की बालाकोट तहसील के धरगलून में वाक़े ग्रामीण बैंक में बीती शब चोरी की कोशिश की गई। जराये ने बताया कि गुज़श्ता रात कुछ नामालूम अफराद ने बैंक की दीवार तोड़ दी है। एक बार जब अमला आज सुबह अपनी मामूल की ड्यूटी के लिए पहुंचा तो उन्होंने बैंक की दीवार में एक सुराख देखा, जिससे बैंक में कुछ नामालूम अफराद की जानिब से चोरी की मुमकिन कोशिश के बारे में खदशा पैदा हुआ। बाद में पुलिस की एक टीम जाए वक़्फ़े पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पुलवामा में तरक्याती कामों का सिलसिला जारी है। पायर चक्रू रोड पर नबार्ड के तहत 20 साल के बाद अपग्रेडिंग शुरू की गई है। महकमा आरएंडबी की जानिब से 10 किलोमीटर की राब्ता सड़क की तामीर से जिला पुलवामा के कई देहात का आपस में राब्ता बेहतर होने के साथ साथ अनंतनाग से भी मिलाने वाला अहम रास्ता है। सड़क की तामीर नौ करने से आम लोगों ने पुलवामा इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। सठा खस्ता हाल गई, आज बह सठा खुश। आरएंडबी महकमस यमो बनो यह सड़क आज चनान हिश, बस जबरदस्त खुश यह बनो, अत लग यमो काफी रुपये आज, यह बनो मुश्किल गो हाल यथ इलाकस तमाम इलाकस कम से कम 100 गाम अन अन 100 गाम पेठी मा इस्लामाबाद पे गाम एरिया क्या वसी एरिया ये सड़क मुतसिल गाम सदा फायदा आवा इलाकस। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के 5 कॉलेज और दीगर इदारे मौसर सहूलियात के साथ काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी मुनज़्ज़म तर्ज पर काम कर रही है और सांबा में 600 कनाल से ज्यादा अराजी पर इसका कैंपस होगा। क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू के वाइस चांसलर प्रोफेसर बेचन लाल ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादले ख्याल किया। हमारे साथ हैं प्रोफेसर बेचन लाल, जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के वाइस चांसलर हैं। इनसे हम जानेंगे क्लस्टर यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी के बारे में और कितने इंस्टीट्यूशंस इसके साथ जुड़े हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। मेरा ये पहला सवाल रहेगा कि ये जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी है इसका कॉन्सेप्ट क्या है और कितने कॉलेज जुड़े हैं इसके साथ। यूजीसी के रूसा प्रोग्राम के तहत एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोजल सभी राज्यों को दिया था कि वो रिसोर्स शेयरिंग बेसिस के आधार पर कुछ कॉलेजेस का क्लस्टर बना करके वो एक नया विश्वविद्यालय शुरू करना चाहते हैं, तो वन टाइम इस्टेब्लिशमेंट ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। उसी के तहत उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी वो उसने इसको स्वीकार किया और 2016 में उसने इसके लिए एक्ट बनाया और उस एक्ट को भारत सरकार को सबमिट किया और उसके तहत ये विश्वविद्यालय स्थापित हुआ और 2017 से मार्च में शुरू हो गया। इसमें जम्मू शहर के जो 5 कॉलेजेस थे, एमएएम कॉलेज, जीजीएम साइंस कॉलेज, गांधीनगर विमेंस कॉलेज, एसपीआरएम कॉलेज और कॉलेज ऑफ एजुकेशन, प्राइमरली ये 5 कॉलेज को उन्होंने कंस्टिट्यूएंट कॉलेज बनाया और उसके आधार पर एक यूनिवर्सिटी शुरू हो गई। एक उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक बना दिया और वो यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई। इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम सभी 5 कॉलेजेज में स्कूल्स का स्थापना हुआ। स्कूल्स जो कि विश्वविद्यालय अपने ओन कंट्रोल में फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव, एकेडमिक कंट्रोल के तहत चलाती है। कॉलेजेज अभी भी जो क्लस्टर शुरुआती दौर में बने, अंग बने, वो अभी भी बहुत सारी चीज़ों के लिए वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से वो जुड़े हुए हैं। उनका प्रशासनिक, उनका फाइनेंशियल कंट्रोल उनके द्वारा है। एकेडमिक कंट्रोल यूनिवर्सिटी करती है। एकेडमिक कंट्रोल का मतलब
सिलेबस बनाना, उनमें क्लासेस करवाना उनसे, उनका इम्तिहान लेना, उनकी मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट देना, उनको सर्टिफिकेट देना, वो ये काम होता है। हमारा एक और सवाल रहेगा कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी जैसे पंच प्रांत। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।